नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली कांग्रेस कार्य समिति का अहम फैसला, वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा गाएगी कांग्रेस। 1937 की सीडब्ल्यूसी बैठक के फैसले का दिया हवाला। अमेरिका में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, भागवत के यूएस दौरे पर धार्मिक आयोग सख्त, बोला संघ नेताओं को न मिले सम्मान। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, वेश्यालय में ग्राहक बनकर जाना अपराध नहीं, पैसे देकर सिर्फ सेवाएं लेने में अनैतिक देह व्यापार निरोधी केस नहीं होगा लागू। वैवाहिक विवादों में बच्चे को पैटर्निटी टेस्ट की अनुमति, भले ही बच्चा शादी के दौरान पैदा हुआ हो, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया नियम में बदलाव, ब्रांच से 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर देना होगा शुल्क। दिल्ली यूपी से उत्तराखंड तक भरा बारिश का अलर्ट, भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरने का खतरा, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों में, खबर दिल्ली से है। कांग्रेस कार्य समिति का अहम फैसला, वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा गाएगी कांग्रेस। 1937 की सीडब्ल्यूसी बैठक के फैसले का हवाला दिया। कहा उस बैठक में नेहरू, गांधी, पटेल थे मौजूद। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 9 जजों की पीठ सुनाएगी इंडस्ट्री पर फैसला। सतीश की सीडब्ल्यूसी बैठक के फैसले का हवाला। कहा उस बैठक में नेहरू, गांधी, पटेल थे मौजूद। कांग्रेस कार्य समिति का अहम फैसला, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा गाएगी कांग्रेस। 1937 की सीडब्ल्यूसी बैठक के फैसले का हवाला। कहा उस बैठक में नेहरू, गांधी, पटेल थे मौजूद। कांग्रेस कार्य समिति का अहम फैसला, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा गाएगी कांग्रेस। 1937 की सीडब्ल्यूसी बैठक के फैसले का हवाला। कहा उस बैठक में नेहरू, गांधी, पटेल थे मौजूद। दिल्ली से खबर आपको बता रहे, कांग्रेस कार्य समिति का अहम फैसला, वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा गाएगी कांग्रेस। वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा गाएगी कांग्रेस।
कहा उस बैठक में नेहरू गांधी पटेल थे मौजूद। वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा गाएगी कांग्रेस। 1937 की सीडब्ल्यूसी बैठक के फैसले का हवाला। कहा उस बैठक में नेहरू गांधी पटेल थे मौजूद। कांग्रेस कार्य समिति का अहम फैसला, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा गाएगी कांग्रेस। 1937 की सीडब्ल्यूसी बैठक के फैसले का हवाला। अगली खबर दिल्ली से है। यूपी जापान निवेश सम्मेलन 2026 में यमुना सिटी के लिए बड़े निवेश का ऐलान हुआ। यमुना सिटी में 500 एकड़ में जापानी सिटी विकसित करने की योजना है। एस्कोर्टर्स कुबोटा 2029 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 2029 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे करीब 4000 रोजगार के अवसर बनने का दावा है। कंपनी को सेक्टर 10 में 154 एकड़ जमीन आवंटित की गई है और यहां सालाना 60,000 ट्रैक्टर बनाने की योजना है। वहीं स्पार्क मिंडा समूह करीब 1166 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिससे लगभग 6440 रोजगार मिलने की बात कही गई है। सम्मेलन में जापान के 200 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और अर्धचालक क्षेत्र में निवेश का आह्वान किया। अगली खबर दिल्ली से है। नई दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले में डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती, फिर मुलाकात और मोबाइल चोरी कर बैंक खातों से 1.30 लाख रुपए की कथित ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मामला 67 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की एक महिला से डेटिंग ऐप के जरिए बातचीत शुरू हुई, जो बाद में टेलीग्राम तक पहुंची और मुलाकात तय हुई। पुलिस के अनुसार 20 और 24 जुलाई 2026 को पीड़ित की दोनों महिलाओं से मुलाकात हुई। 24 जुलाई को डिफेंस कॉलोनी के एक रेस्तरां में डिनर के बाद पीड़ित का मोबाइल फोन कथित तौर पर चोरी कर लिया गया। इसके बाद मोबाइल और उससे जुड़े बैंकिंग एक्सेस का इस्तेमाल कर 2 बैंक खातों से यूपीआई के जरिए करीब 1.30 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले रकम के लेनदेन की कड़ी यानी मनी ट्रेल को खंगाला। बैंक खातों की केवाईसी, स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन डिटेल्स की जांच में सामने आया कि रकम पहले एक आरोपी के खाते में पहुंची और फिर उसकी सहयोगी के खाते में ट्रांसफर की गई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी की मदद से दोनों आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस के मुताबिक 26 वर्षीय ज्योत्सना ने कथित तौर पर फर्जी पहचान से डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाई थी। उसने 21 वर्षीय मनसी को भी कथित योजना में शामिल किया। पुलिस का दावा है कि मनसी ने खुद को डेटिंग ऐप प्रोफाइल वाली महिला बताकर पीड़ित से मुलाकात की। जांच में यह भी सामने आया कि ठगी की रकम में से करीब 90,000 रुपये एटीएम से निकाले गए। पुलिस के अनुसार सबूत मिटाने के लिए चोरी किए गए मोबाइल फोन को बाद में कथित तौर पर नष्ट कर दिया गया। पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज, बैंकिंग ट्रेल और तकनीकी सर्विलांस को जोड़कर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। मामले में एफआईआर नंबर 381/26 के तहत धारा 318/4 बीएनएस में थाना साइबर दक्षिण पश्चिम जिला में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की आगे की जांच जारी है। साइबर थाना साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 2 फीमेल एक्यूज को अरेस्ट किया है, जो डेटिंग ऐप के थ्रू सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया करते थे। इसमें कंप्लेंट हमारे पास रिसीव हुई सीनियर सिटीजन के थ्रू कि उन्होंने डेटिंग ऐप पे लॉगिन करा और एक फीमेल प्रोफाइल को फॉलो करा। फर्दर जब उनकी बात हुई तो उन्होंने टेलीग्राम पे आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया और डिफेंस कॉलोनी के एक रेस्टोरेंट में मिलने के बाद उनका फ़ोन चोरी करा गया। पासवर्ड उनको पता चला जो एक्यूज थे, जब
विक्टिम इसमें ट्रांसफ़र कर रहे थे पैसे, उनका फ़ोन वो जो चोरी करा गया उससे यूपीआई की ट्रांजैक्शन 1,30,000 रुपये की करी गई। कंप्लेंट मिलने के बाद एफआईआर रजिस्टर करी गई रेलेवेंट सेक्शंस में भारतीय न्याय संहिता के। अगली खबर का रुख करते खबर चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में पढ़ाई कर रहे 14 विदेशों के विदेशी विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दृष्टिकोण के साथ हरियाणा को दुनिया से जोड़ने के प्रयास लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से नई तकनीक और बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विदेशी विद्यार्थी हरियाणा से शिक्षा और संस्कार लेकर अपने देशों में प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने। विद्यार्थियों ने भी मुख्यमंत्री के सामने अपने अनुभव साझा किए। सैनी ने कहा कि सरकार केवल सरकार से सरकार संबंधों के बजाय आपसी और आदमी संबंधों को मजबूत करने में विश्वास रखती है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को विदेशी संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग और समझौते बढ़ाने पर जोर दिया। अगली खबर का रुख कर लेते खबर बेमित्रा से है। आत्मानंद उत्कृष्ट कन्याशाला में छात्राओं को परोसे गए भोजन में कथित तौर पर डामर की गोली मिलने से हड़कंप मच गया। खाना खाने के बाद कई छात्राओं ने पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते जिला शिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। भोजन में डामर की गोली कैसे पहुंची, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल छात्राओं का उपचार जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही भोजन में लापरवाही या खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अगली खबर का रुख करते खबर राजनांदगांव से है, जहां ग्राम पंचायत औरदा और इरई खुर्द को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली जर्जर सड़क का अब तक निर्माण न होने से ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी है। बारिश में सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क बनाने से इरई खुर्द जाने की दूरी करीब 9 किलोमीटर से घटकर महज 3 किलोमीटर रह जाएगी। इससे विद्यार्थियों, किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हाल ही में मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर सड़क निर्माण की मांग रखी है। आश्वासन के बाद ग्रामीणों को जल्द निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। आग वाले लोग जानेंगे। अपन तो आयोजन कर दिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साव जी से मुलाकात करके उस सड़क से अपन अवगत करवा दिए हैं। और निश्चित रूप से वह रोड बनने के बाद जिन विद्यार्थियों को पटेवा जाने के लिए, फिर जाल बांधा जाने के लिए किसानों को जो दिक्कत होती थी उस रोड में, तो आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। जो 9 किलोमीटर घूम के अपन इरई खुर्द जा रहे थे, तो 3 किलोमीटर का रास्ता बन जाएगा। वह दूरी जो है तो सुविधाएं बिल्कुल मिलेंगी रोड बन जाने से। अब देखते हैं कितने समय बाद, कितने समय में वह रोड बनती है। इससे पूर्व कहाँ अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। अंबिकापुर शहर के चौपाटी के पास स्थित डीएसटी केयर हॉस्पिटल इन दिनों विवादों में है। अस्पताल में कई कमियों को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भी दिया गया है, जिसके बाद डीएसटी केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक टोम्पो के द्वारा फार्मासिस्ट और मैनेजिंग डॉक्टर सुशील राय के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत की गई है, जिसमें आरोप लगाते हुए कहा गया है कि अस्पताल प्रबंधन करीब 65 लाख रुपए की राशि अपने निजी खाते में ले लिया। आरोप लगने के बाद फार्मासिस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील राय ने अस्पताल में कई कमियों को छुपाते हुए अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, जिसकी वजह से जिला प्रशासन से नोटिस भी मिला। अब अस्पताल की 65 लाख रुपए राशि को लेकर आरोप लगाए, जो पूरी तरह से गलत है। दस्तावेजों और कागजों के साथ उन्होंने पूरे मामले को लेकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। तो इसमें उन्होंने यही कर रखा था कि ये हॉस्पिटल पिताजी के नाम से स्वामित्व है, पिताजी के नाम से स्वामित्व है। और
जब उनका अकाउंट बनाया जा रहा था उसी समय से सुशील राय ने अपना नंबर दे रखा था और उसमें इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करके सारे पैसों का लेन देन या हेराफेरी या धोखाधड़ी अस्पताल के साथ किया गया। जी बिल्कुल, थाने से भी मुझे बुलाया गया था। उन्होंने मुझे जानकारी दिया कि 65 लाख का आप पे जो है एलिगेशन लगा हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं पिछले 7-8 वर्षों से हूँ यहाँ पर, और जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो तो 1 मार्च 2025 से दिया हुआ है, जो अभी तक का। इससे पहले बताएं कि इससे पहले का हिसाब कहाँ है, इससे पहले किसके अकाउंट में आते थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अंबिकापुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से क्षेत्र की नदियां और नाले उफान पर हैं। इसी बीच लखनपुर क्षेत्र के एक बहुचर्चविहीन इलाके से बेहद डरावनी और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां छोटे छोटे स्कूली बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर उफनते नाले को पार करने को मजबूर हैं। लखनपुर क्षेत्र के तुनगुरी अहिरपारा की यह घटना है, जहां पुल के अभाव में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसके बावजूद मजबूरी में स्कूली बच्चे और ग्रामीण हर दिन इसी खतरनाक उफनते नाले को पार कर स्कूल और अपने गंतव्य तक जाने को विवश हैं। अगली खबर का रुख करते हैं शक्ति जिला में। के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां ग्राम पंचायत कंचदा में मनरेगा के तहत निर्मित नाली के क्षतिग्रस्त होने के मामले प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 13 अगस्त को शिकायत मिलने के बाद जिला पंचायत सीईओ वासु जैन ने तत्काल जांच के आदेश दिए और स्वयं मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जांच में नाली निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं तकनीकी सहायक को अटैच करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा सरपंच के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए मामला एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर शक्ति से है, जहां महामाया मंदिर के पास स्थित साईं मंदिर से भगवान साईं का चांदी का मुकुट चोरी होने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 500 ग्राम वजनी चांदी का मुकुट, जिसकी कीमत करीब 95,000 रुपये बरामद कर लिया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर निवासी सतीश दुबे और रायगढ़ जिले के खमहार निवासी ननकी राम चौहान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने मंदिर से मुकुट चोरी करना स्वीकार किया। अगली खबर का रुख करते खबर सराउं से है, जहां शमशाबाद मंडी में भगवानपुर सहकारी समिति का सरकारी गेहूं पकड़ा गया है। प्रशासन ने करीब 7 लाख रुपए कीमत का गेहूं और ट्रक जब्त किया है। गेहूं की बोरियों पर समिति की पर्चियां भी मिली हैं। शमशाबाद मंडी में सरकारी गेहूं मिलने से सवाल उठ रहे हैं कि गरीबों के हक का अनाज निजी व्यापारियों तक कैसे पहुंचा। प्रशासन मामले की जाँच कर रहा है और FIR की प्रक्रिया जारी है। पर्ची भी लगी है का? जे पर्ची गाड़ी थाने में लेते सप्लाई वाला जो है सिविल सप्लाई वाला बोरे पाए गए हैं इसी घाट में,
एक ट्रक में सामान रखा हुआ है और पुरवारों को भी बुलाया गया है। विधिवत जांच के बाद में रिजल्ट सामने आएगा, जांच कराई जा रही है। इसमें जो माल है वो गवर्नमेंट में माल है पूरा? हाँ, सिविल सप्लाई वाला माल है। ठीक है। बोरियाँ हैं, उसमें जो सील लगी है उसके हिसाब से सिविल सप्लाई का माल। सर जो किसकी गाड़ी बताई जा रही है ये तो अभी मेरे को नहीं है जानकारी। ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन सी है? अगली खबर का रुख करते खबर अमेठी से। भेटुआ ब्लॉक के सड़ीला गांव में बारिश के चलते 90 वर्षीय विधवावती का मकान गिर गया। विद्यावती का मकान गिरने से जिसका उनका आशियाना छिन गया। घटना की जानकारी मिलने पर बीडीओ श्री प्रकाश पांडे ने विद्यावती की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से फोन पर सीधे बात कराई। डिप्टी सीएम ने बुजुर्ग महिला से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत विद्यावती को आवास उपलब्ध कराने और तत्काल राहत दिलाने के निर्देश दिए। प्रशासन ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करते खबर महोबा से है। जिले में खस्ताहाल सड़क से परेशान स्कूली छात्र छात्राओं को सड़क ठीक कराने की मांग को लेकर आवाज उठाने का मामला सामने आया। वहीं आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्या रख रहे बच्चों की बात सुनने के बजाय मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हड़काया और उनके साथ बदसलूकी की। घटना के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक माध्यमों पर नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि बच्चों को सड़क की समस्या से निजात दिलाने के बजाय उनके साथ सख्ती किया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और लोगों ने सड़क की समस्या का जल्द समाधान कराने की मांग की है। बता दें, बदहाल लिंक सड़क के निर्माण की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने झांसी मिर्जापुर हाईवे 339 पर रेबरा गांव के पास जाम लगा दिया है। लगातार बारिश के बावजूद छात्र सड़क पर डटे रहे। अगली खबर का रुख करते खबर महोबा से है, जहां वीर अलाउद्दीन के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाने वाले ऐतिहासिक कजली महोत्सव की तैयारियों को प्रशासन अंतिम रूप देने में जुटा है। महोत्सव 29 अगस्त से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगा। महोत्सव में हर बार दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। गजली महोत्सव का संबंध अलाउद्दीन और पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक लड़ाई से जुड़ा होता है। मेले में झूले, दुकानों और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रशासन के मुताबिक दिन और रात के कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। बुंदेली व्यंजनों को भी मेले में विशेष स्थान दिया जाएगा। संबंध में अभी डीडीएम साहब और एसपी साहब द्वारा जो निरीक्षण करके ये फाइनलाइज किया जा रहा है कि किस प्रकार से और सुविधाजनक मार्ग को बनाया जा सकता है। दुकानों का जो, क्योंकि बहुत सारे दूर दूर से लोग दुकानें लगाने के लिए कजली मेला के लिए आते हैं, उस पूरी प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पिछले साल की ही भांति अलॉटमेंट फेयरली कराया जाएगा और यही प्रोसीजर जो है वहाँ पर पार्किंग तथा झूले आदि के लिए कराया जाएगा। मेला की दुकानें दी जा रही हैं बहुत अच्छे से, हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी दुकान के लिए ये बात बहुत ही सरल और बिल्कुल आसान काम है। ये लगभग कितनी दुकानों का वो हो रही है आज? इसमें करीबन 500 दुकानों का है। अच्छा, सबको निकल रही है आज? जी सबको निकल रही है। किसी को कोई वो भेदभाव नहीं है, सबको अपने अपने नंबर दिए जा रहे हैं, सबको अपने अपने नंबर की दुकानें उपलब्ध कराई जा रही है। क्या है? कजली मेला की दुकान है, आज नंबर खुलना था इसलिए आए हैं, तो हमको दुकान नंबर 28 मिली है। किस तरह की पारदर्शिता चल रही है? सही काम हो रहा है कि? हाँ, काम तो सही हुआ है, 2 साल से काम सही हुआ। कैसे निकाल रहे हैं ये लोग? यानी वो लकी द्वारा निकाल रहे हैं। फार्म आप जाओ तो आप 10 पर्ची निकालो, जिसका नाम आ जाएगा तो बस है, उसमें कोई चोरी चपाटी वाला काम नहीं है। अगली खबर का रुख करते खबर जालौन से है, जहां जुलाई और अगस्त के महीनों में बारिश और जलभराव के कारण मुख्य रूप से
मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, टाइफाइड और उल्टी दस्त या गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी बीमारियां फैलती हैं। इसको लेकर सीएम डॉक्टर एचएन प्रसाद ने बताया कि प्रमुख बीमारियां मलेरिया और डेंगू। बारिश के कारण जगह जगह पानी जमा होने से मच्छर पैदा होते हैं। इससे मलेरिया और डेंगू का खतरा बहुत बढ़ जाता है। संचारी रोग फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो मैं अपने जनपदवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने घरों के आसपास पानी न इकट्ठा होने दें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छ पेयजल पिएं और बासी भोजन न करें। मच्छरों से बचने का भी उपाय करें कि मच्छरदानी लगा करके सोएं। घर के आपके घर में जो कूलर लगा है तो कूलर का पानी साप्ताहिक रूप से साफ करते रहें। गमले वगैरह में पानी न इकट्ठा होने दें और टूटे फूटे जो बर्तन हैं उनको खाली कर दें, उसमें पानी न भर जाए। मौसम बदलते ही बीमारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरे की, जहां पर वर्षा और धूप के चलते जिस तरीके से मौसम ने चेंजेस लिए तो कहीं ना कहीं बीमारियों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अनुसार उनका कहना यह है कि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिस तरीके से रह रहे हैं उनमें जरूर चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि खुले में पानी न रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, आसीन ढककर अपने बदन को रखें, ताकि जिस तरीके से मच्छरों का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, गंदगी से जो बारिश हो रही है उसमें गंदगी पैदा हो रही है, उससे धीरे धीरे मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, तो उससे बचाव बेहद जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पूरे जिले में जितने भी अस्पताल हैं, सीएचसी है, एससी है, सारे में आदेश दे रखा है कि अगर इस तरीके से डेंगू मलेरिया वाले कोई मरीज आते हैं उनको तुरंत उनके टेस्टिंग कर उनको उपचार किया जाए। इंतजाम को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसको लेकर रोकथाम के लिए विशेष लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से लोग जागरूक होते हैं और किस तरीके से उनको अपने बचाव होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। अब वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में खबर देवरिया से। देवरिया में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। सीएससी सलेमपुर में कुछ डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले तो कुछ बिना एप्रन के ड्यूटी करते पाए गए। वहीं प्राथमिक विद्यालय पिपरा मानमती में भी एक शिक्षक अनुपस्थित मिला। डीएम ने दोनों मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया सुबह 8:15 पर। कुछ डॉक्टर्स अनुपस्थित पाए गए और कुछ डॉक्टर्स बिना एप्रन के भी थे। तो सीएमओ को निर्देशित किया गया कि संबंधित के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करें। उसके साथ साथ वहाँ पे एमसीएच विंग चेक किया गया। गर्भवती महिलाएं भी थी, वहाँ पे डिलीवरी भी हुई थी 2-3। उनका बच्चों का भी माताओं का टीकाकरण कार्ड का चेक किया। उसमें भी निर्देशित किया गया कि आशा, आंगनबाड़ी द्वारा और एएनएम द्वारा बीएचएसएनडी सत्र जो होता है उसमें सही से जांचें करें और टीकाकरण कार्ड में सारे जांचों के संबंध में उल्लेख करें। अगली खबर का रुख करते हैं। बुलंदशहर जिले के गुलाबभट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम चिड़ावक में मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। रास्ते में बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद दबंग प्रवृत्ति के आरोपियों ने पीड़ित के घर में घुसकर सरियों और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। इस हिंसक झड़प में महिलाओं समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित सलीम ने रास्ते में खड़ी बाइक को हटाने के लिए कहा, जिसका आरोपी सैयद आसमीन और उनके साथियों ने उग्र विरोध किया। विवाद बढ़ने पर दबंगों ने एकजुट होकर पीड़ित पक्ष के घर पर धावा बोल दिया। सरियों और धारदार हथियारों से लैस हमलावरों ने घर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडों और हथियारों से ताबड़तोड़ प्रहार किए। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। जालौन जिले के कारबी कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद डरावनी और चिंताजनक खबर सामने आई है। यमुना नदी में बाढ़ जैसे हालात और तेज बहाव के बीच कुछ नाबालिग बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के बीचों बीच खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। यमुना नदी
से नदी की गहरी धारा में छलांग लगाने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यमुना नदी में इस समय जल स्तर बढ़ा हुआ है और बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में 15 साल से भी कम उम्र के मासूम बच्चे बेखौफ होकर गहरे पानी में छलांग लगा रहे हैं। इस तरह की लापरवाही किसी भी समय बड़े हादसे का सबब बन सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पुल के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जाए और ऐसे खतरनाक स्टंट करने वाले बच्चों तथा उनके अभिभावकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगली खबर का रुख करते समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर भारी सुरक्षा बल के साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सुबह से शुरू हुई यह कार्रवाई लंबी मैराथन जांच के बाद भी लगातार जारी है। कहां चल रही है कार्रवाई? ईडी की लखनऊ जोनल टीम द्वारा रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली सहित लगभग 10 ठिकानों पर एक साथ यह छापेमारी की जा रही है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर भी ईडी की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है। सुबह तड़के शुरू हुई इस कार्रवाई को 10 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है और केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी विश्वविद्यालय के वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल सबूतों की गहन जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र से जुड़े एक पॉस्को मामले में अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है। जमानत की शर्तों का खुला उल्लंघन करने पर विशेष न्यायालय ने आरोपी की जमानत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है और उसे तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। आरोपी को 2 अगस्त 2024 को जमानत दी गई थी, जिसमें यह स्पष्ट शर्त थी कि वह पीड़िता से किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं करेगा और ना ही उसे डराएगा, धमकाएगा। अदालत के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। वह लगातार पीड़िता के संपर्क में रहा और उससे प्रभावित करता रहा। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। खबर बलिया से है, जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बलिया बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सपा नेता आजम खान से जुड़े ठिकानों पर चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार पूर्व मंत्री आजम खान को जानबूझकर परेशान और प्रताड़ित कर रही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़े परिसरों पर ईडी की छापेमारी को लेकर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। ये वीरों की धरती, बहादुरों की धरती, हम सौभाग्य अपने आप को सौभाग्य समझते हैं। निश्चित तौर से ये जो बहादुरों ने हमें ये खुले सांस लेने की, जो उन्होंने अपने प्राणों को देकर हम सबको उन्हें सांस लेने का जो हम सबको जो आज भारत दिया है, उस भारत को बनाएं, भारत को मजबूत करें और बलिया को विकास के रास्ते पर ले चलें। यही मेरा आग्रह है। हम सब लोग मिलकर इस स्थान को आगे ले चलें। सबसे बलिया ने बलिदान दिया था, जिस तरह से बलिया का नाम पूरे देश में है, तो आज बलिया आया है, कितना गर्वान्वित है। निश्चित तौर से बलिया जिस तरीके से पूरे देश को एक आगे बढ़ने का स्थान दिया, बलिया ने जिस उद्देश्य से यहाँ के बहादुरों ने अपने आप को समर्पित किया। बलिया बलिदान दिवस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया, बल्कि आजम खान पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। साफ है कि आने वाले दिनों में ईडी की इस कार्रवाई पर सियासत और तेज होने वाली है। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया। अगली खबर का रुख करते खबर संबल से, जहां गुन्नौर तहसील क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल अमन कुमार रस्तोगी को कथित तौर पर 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोरी का पूरा मामला रजपुरा ब्लॉक के सजना अहराम गांव का है। शिकायतकर्ता महिपाल के मुताबिक पट्टी की पैमाइश के नाम पर लेखपाल ने 50,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और बुधवार को 10,000 रुपये लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद टीम उसे धनारी थाने ले गई, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हाँ। 10,000 रुपये पहले। अच्छा। हाँ तो अभी पकड़ा गया, क्या नाम है इसका? अमन। अच्छा। अमन जी। अच्छा, ये कब से पैसे मांग रहा था आपसे? कब से पैसे मांग रहा था? अच्छा।
तो आपने कहाँ शिकायत की थी इसकी? थाने में, करप्शन टीम में। अच्छा, तो वो पकड़ गया आज? पकड़ गया। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? कानून कार्रवाई हो, जेल जाए। ठीक है, नौकरी से बर्खास्त हो। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। खबर बरेली से है, जहां भोजीपुरा पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गरीबों को मुफ्त इलाज का झांसा देकर आधार और राशन कार्ड आदि दस्तावेज जुटाकर हेरफेर करते हुए फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आबिद, सलमान, अरमान, अफरोज और देश रत्न के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 फर्जी आयुष्मान कार्ड, 6 फर्जी आधार कार्ड, 22 वर्ग कटिंग राशन कार्ड, 7 एंड्रॉयड मोबाइल और 2700 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार अस्पतालों से मिलीभगत कर फर्जी इलाज दिखाकर सरकारी धन हड़पने की भी जांच की जा रही है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। 19/8/2026 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा फर्जी तरीके से कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाने व पैसे ऐसने आयुष्मान योजना के धन को अवैध रूप से प्राप्त कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के 5 साथी सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके कब्जे से 7 अदद मोबाइल फोन, 13 अदद कूटरचित आयुष्मान कार्ड, 6 अदद कूटरचित आधार कार्ड, 22 कूटरचित छायाप्रति राशन कार्ड व 2700 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों के नाम इस प्रकार हैं: आबिद पुत्र भूरे खां, निवासी थाना भोजीपुरा क्षेत्र, सलमान व अफरोज निवासी थाना भोजीपुरा क्षेत्र, अरमान पुत्र इस्लाम निवासी थाना क्षेत्र इज्जतनगर तथा देश रत्न निवासी थाना क्षेत्र देवरंगिया। इन 5 अभियुक्तों को पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय की अध्यक्षता में भेजा जा रहा है। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार था कि ये फर्जी आधार कार्ड तथा फैमिली आईडी फर्जी कूटरचित, उसमें फर्जी नाम शामिल करके इसको अपलोड करके आयुष्मान कार्ड फर्जी बनाते थे। अगली खबर का रुख करते रामपुर जिले के अजीतपुर पुरानी बस्ती इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहा पहली कक्षा का एक मासूम छात्र गहरे नाले में डूब गया। इस हृदय विदारक घटना से परिजनों में कोहरा मच गया है और स्थानीय लोगों में नगर पालिका तथा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश है। 8 वर्षीय अमन, जो अजीतपुर स्थित अमन पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 का छात्र था, बुधवार को स्कूल की छुट्टी के बाद अमन अन्य बच्चों की तरह अपने घर पैदल लौट रहा था। तभी रास्ते में अचानक वह खुले और गहरे नाले में गिर गया। छात्र के नाले में डूबने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और जेसीबी मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नाले से बच्चे का शव बरामद किया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रामपुर नगर पालिका की घोर लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। असुरक्षित है, नाला बंद नहीं है। कुछ समय पहले भी इसी तरह नाले में डूबने से एक मासूम की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन इस पर पूरी तरह मौन और उदासीन बना हुआ है। दुखी परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर भी सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। बच्चा स्कूल जा रहा था, स्कूल से आ रहा था घर को और पैर फिसला नाले में गिर गया। कितनी उम्र थी उसकी? ऐसी होगी लगभग 12 साल की। क्या नाम था उसका? क्या नाम क्या है? अमान। किस तरीके से यह हादसा पेश आया? ये स्कूल से आ रहा है, स्कूल वालों की लापरवाही है या फिर नगर पालिका की लापरवाही है। जब नाला साफ नहीं, नाला में गंदगी फैली हुई, नाला का पानी भरी, जब बारिश पड़ती है चाहिए बच्चों को बाद में भेजते, जब बारिश पड़ती है तो रोकना चाहिए बच्चों को। पहले नाले खुले हुए सब भेज दिया उसको बच्चे को। भाई जब बारिश पड़ती है बच्चों को रोकना चाहिए, उसको रोका घंटा इंतजार करना चाहिए। बारिश बच्चा छोड़ दिया, पैर फिसला चला गया, अकेला बच्चा अमान स्कूल है। इस टाइम का हादसा ये पेश है। 12 बजे का टाइम। कितने उसमें देर बाद नाले में से निकाला गया? करीब 2-2.5 घंटे लगा। प्रशासन के सहयोग से? जी प्रशासन सहयोग पूरा साथ दिया। अगली खबर का रुख करते खबर औरैया से, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय में पंचमुखी मंदिर डबल मर्डर केस में पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया। जमानत पर बाहर चल रहे सरकारी गनर को हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा। 15 मार्च 2020 को पंचमुखी मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा चौबे की हत्या हुई थी। करीब 6 साल 5 महीने चले मुकदमे में 72 गवाहों की गवाही और 900 से अधिक तारीखों के बाद फैसला सुनाया गया है। फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम दिखाई दिए।
ये घटना दिनांक 15 मार्च 2020 पंचमुखी हनुमानपुर स्थित वहाँ पर कमलेश पाठक और उनके साथियों द्वारा मंदिर पर कब्जे का प्रयास किया गया था, जिसमें अधिवक्ता मंजू चौबे उनके परिवारजनों द्वारा जब इसका विरोध किया तो कमलेश पाठक उनके भाई और उनके साथियों द्वारा अधिवक्ता मंजू चौबे और उनकी बहन श्वेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज किया हुआ था। उसी दिन एक मुकदमा वरैया पुलिस द्वारा जो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी, वो मुकदमा भी वरैया में धारा 307 IPC का। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर आगरा से है, जहां वायरल बाबा बाल योगी ने फतेहपुर सीकरी से बीजेपी विधायक चौधरी बाबूलाल पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर यूटर्न लिया है। मनपुरा गांव में नाले की समस्या देखने पहुंचे बाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने विधायक पर टिप्पणी की थी। मामला बढ़ने के बाद बाबा बाल योगी विधायक के आवास पहुंचे और उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि भावनाओं में बहकर उन्होंने बयानबाजी की थी। बताया जा रहा है कि विधायक बाबूलाल टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की तैयारी में थे। माफ़ी के बाद फिलहाल मामला शांत हो गया। पत्रकार को इसलिए इंटरव्यू भी नहीं देते हैं और उनकी नहीं काटी गई। महाराज जी, सोशल मीडिया पर आपका एक बयान वायरल हो रहा है के खिलाफ, आज आप उनसे मिलने आए हैं, क्या पूरी चर्चा है? वो भाई क्या कहते हैं, वो मैं गांव में गया था, मलपुरा गांव था, नाले की समस्या थी। नाले में 20 साल से सीवर मिक्स आ रहा था और वहां पर बायोगैस, ईथेन और मीथेन बन रही है। सरकार की ओर से कोई जांच नहीं की गई, जनप्रतिनिधियों की ओर से भी कोई जांच नहीं की, तो ग्रामवासियों ने परेशान होकर वालियों को बुलाया। बाबा भी साहब से बैठे, मेरी बाबा साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई, आमना सामना नहीं हुआ, न फोन पे हुआ। फोन पे मेरी कल बात हुई बाबा से, बाबा ने कही मैं बात कर आ रहा हूँ, मैंने कहा आजा, स्वागत है आपका महात्मा हो। अब मालूम पड़ेगा जी हमारे मिलने वाले के रिश्तेदार हैं, भांजे हैं, तो हमारे भी उसी तरीका से हमारे भी रिश्तेदार लगे। तो मेरा इसमें यही कहना है, बाबा आपके सामने खुद ही कह रहे हैं कि भाई गलती से निकल गया, अब उससे ज्यादा क्या कहोगे आप बताओ। अगली खबर का रुख करते चंदौली जिले में IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायत के निस्तारण को लेकर विवाद गहरा गया है। राज क्लिनिक की जांच करने गए स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी पर निजी चिकित्सकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके विरोध में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने CMO कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। IGRS शिकायत की जांच में से नाराज नीमा के सदस्यों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस के बाहर धरना दिया और CMO तथा संबंधित नोडल अधिकारी के खिलाफ मर्यादा मुर्दाबाद के नारे लगाए। CMO ने निजी चिकित्सकों के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक पीड़ित द्वारा राज्य क्लिनिक के खिलाफ IGRS पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। सचिव एजुकेशन कमेटी, नीमा सेंट्रल काउंसिल भारत, केंद्रीय अध्यक्ष भाई साहब आयुर्वेद। आप लोग यहाँ आए CMO ऑफिस धरने पर बैठे, क्या है? CMO ऑफिस आने का यह कारण है कि 1 फरवरी 2024 को एक क्लियर कट शासनादेश आया कि आयुर्वेद यूनानी पंजीकृत चिकित्सकों की जांच मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नहीं किया जा सकता। 13 तारीख को हमारे सम्मानित चिकित्सक डॉक्टर नरेश पटेल के यहाँ एक बोलेरो गाड़ी जिसमें CMO लिखा हुआ था, जिसमें डॉक्टर संजय यादव थे और 3-4 लोग और थे, वो गाड़ी उनके क्लिनिक पर रुकती है और क्लिनिक के अंदर जाते हैं। देखिए, ये कुछ नीमा के प्रतिनिधि लोग आए हैं, उन्होंने अभी यहाँ पे बताया है कि एक राज नर्सिंग होम है, राज क्लिनिक है, डॉक्टर पटेल, उनकी शिकायत जो है IGRS प्रकरण में मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ हुई थी। वो पत्र आया था जांच करने के लिए हमारे कार्यालय में CMO सर को, तो उसमें जो है टीम गठित हुई थी, तो रजिस्ट्रेशन के जो हमारे नोडल थे उनके द्वारा वहाँ का निरीक्षण किया गया, तो वो आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, उनका रजिस्टर्ड था, लेकिन कुछ एलोपैथिक दवाई ही उनके यहाँ थी, आयुर्वेदिक की बहुत कम दवाइयाँ थी। अगली खबर का रुख करते खबर फिरोजाबाद से है, जहाँ कोटला रोड स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में चातुर्मास कर रहे जैन मुनि एकत्व सागर महाराज के साथ कथित मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस घटना के बाद जैन समाज में आक्रोश है। पुलिस वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया कि मंदिर में होने वाले कार्यक्रम से जुड़े बैनर को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरोप है कि बैनर मुनि एकत्व सागर महाराज के चतुर्मास से संबंधित बैनर के ऊपर लगाया जा रहा था।
इसी बात को लेकर कासुनी के बाद हाथापाई हुई। आरोप है कि एक युवक ने ईंट उठाकर मुनि पर हमला करने की कोशिश भी की। घटना के बाद मंदिर कमेटी के लोग एसएसपी से मिले, जिसके बाद पुलिस को जांच के निर्देश दिए गए। हमारे ऊपर विमल सहार का बोर्ड लगा हुआ है, संत निवास। उन्होंने एंगल हमारा लगा हुआ तो उन्हें उखाड़ करके अपना बैनर लगाना शुरू कर दिया। उसमें बैनर लग गया तो हमने उसको फाड़ दिया। फाड़ने के बाद दूसरा एंगल ले आए, उस पर उन्हें बैनर लगा करके हमारा विमल सागर का बोर्ड ढक दिया। हमने कहा यहाँ नहीं लगेगा, वो कहे लगेगा, यहीं लगेगा, यहीं लगेगा। मैंने हमारा बैनर क्यों ढक रहे हो? मान माने नहीं तो वो ऊपर से वो लड़का आया गाली देता हुआ, मोहित गांधीनगर, और पिताजी का नाम सुधीर कुमार जैन। तो उसने जो है ईंट उठा करके मारने आया था, तो फिर उसने हत्या पहुंची की और खूब मुक्का मारे। ये को सब ये सूझ रहा है। हाँ, पूर्ण संज्ञान लिया है और जो है वो पुलिस एक्शन में है। आज भी आई थी, आज तहरीक कमेटी तहरीर दे रही है। आज अगली खबर का रुख करते खबर सोनभद्र से, जहां पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने इलाके में भारी तबाही मचा दी। पानी के तेज बहाव से कई पुल पुलिया बह गए, खेतों में फसलें बर्बाद हुई और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। डोडहर डूमरचुआ मार्ग की पुलिया बह जाने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं स्कूली बच्चे नाले के पानी के बीच से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आवागमन का यही प्रमुख रास्ता है, जिससे स्कूली बच्चों के अलावा प्लांट के श्रमिक भी गुजरते हैं। डोडहर ग्राम सभा में बारिश के चलते 4 पुल बहने का दावा किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मोखना के जर्जर पुल की शिकायत जन सुनवाई और पीडब्ल्यूडी विभाग से कई बार की गई, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। 11-12 बजे रात में टूट गया सर, हम लोग जानते नहीं है, लेकिन देखे तो बहुत तेज बरखा हुआ सर और टूट गया। अच्छा, ये स्कूली बच्चे भी इसी पानी में से आ रहे नदी पार करके। यदि ये रोड बंद हो गया तो और कोई रास्ता है? और कितनी आबादी इस रास्ते से पार होती होगी? और कोई रास्ता नहीं है सर, ब्लॉक हो गया रास्ता, स्कूल बंद हो गई सर। कैसे बच्चे लोग जाएंगे, कैसे मैडम लोग जाएंगे सर? कोई रास्ता नहीं है, रास्ता 1 किलोमीटर दूर से है सर। सर लगभग 12 बजे के आसपास घर में जब हमारे बारिश के वजह से पानी घुसने लगी तो देखा, बाहर निकल के देखते हैं तो पहले तो बाउंड्री हमारी तोड़ दी पानी की वजह से, खुद का बाउंड्री, घर में पानी घुसा। बगल में हमारे बनारसी लाल भैया जी का मकान है, उनके घर में पानी घुसा। जितनी खाद्य सामग्री थी, राशन था, मोबाइल बह गया, डेक्ची बह गया। इसके बाद ये बगल का हमारे पुलिया के बगल में जो रोड है, इस पुल को तोड़ते हुए पानी इतना बहाव तगड़ा था कि घर के राशन पताई तक को भी बाधित कर दिया। भाजपा सरकार में मंत्री भले ही मंचों से एक विकासवादी सरकार की बात करें और अपने काम गिनाने में, यानी जो क्षेत्रों में कार्य हुआ है उसे गिनाने में बाज नहीं आते, लेकिन अगर धरातल पर उस कार्यों की सच्चाई देखी जाए तो कुछ और बयां करती हुई नजर आ जाती है। मैं बात कर रहा हूं जनपद सोनभद्र के बीजपुर क्षेत्र के डोडहर गांव में, जहां पर आपको बता दें कि एक पुलिया का निर्माण खंड सोनभद्र द्वारा कराया गया था, लेकिन वह पुलिया महज 6 महीने के अंदर ही वह बह गई। आपको बता दें कि एक बारिश भी वह पुलिया संभाल नहीं सकी। तो जरा आप गौर करें कि किस प्रकार का निर्माण खंड द्वारा जनपद के अंदर निर्माण कराया जा रहा है, जो सबसे बड़ा एक सोचनीय विषय है। आपको बताते चलें कि जब इस मामले पर यहाँ के अधिशासी अभियंता से वार्ता करने का प्रयास किया गया तो उनका लहजा यह रहा कि यह जानकारी जो भी बाइट है वो हमारे जनपद के सूचना अधिकारी देंगे, यानी कमियां किसी विभाग से हो लेकिन सूचना अधिकारी बयान देंगे। इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं। आलोकपति तिवारी, के न्यूज सोनभद्र। अगली खबर का रुख करते खबर कन्नौज से। तिरवा कन्नौज रोड स्थित बाबा साइकिल स्टोर पर दुकानदार और ग्राहक के विवाद को शांत कराने पहुंचे सादी वर्दी के सिपाही हर्ष पर युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि दुकान के अंदर मारपीट के बाद सिपाही को करीब 100 मीटर तक दौड़ाकर पीटा गया, जिससे उसके मुंह और नाक से खून निकल आया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया गया कि विवाद के दौरान सिपाही दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रहा था, तभी ग्राहक पक्ष ने अपने साथियों को बुला लिया और 30 से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिपाही को बचाकर अस्पताल भर्ती कराया।
कस्बा इंचार्ज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक 16 वर्षीय बाल अपचारी को भी पकड़ा है। अगली खबर का रुख करते खबर आगरा से, जहां टीटीजेड नियमों के उल्लंघन को लेकर नगर निगम की टास्क फोर्स ने होटल, रेस्टोरेंट और कैफे में लगातार छापेमारी अभियान शुरू कर रखा है। इसी के तहत फतेहाबाद रोड पर हुई कार्रवाई में कोयले की भट्टी और तंदूर का इस्तेमाल करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया। उड़ता पंजाब रेस्टोरेंट पर 8,000, बीकानेर वाला पर 10,000, पैरामिड रेस्टोरेंट पर 15,000 और 2 सेंट बार कैफे पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। रोमियो लाइन कैफे में तंदूर मिलने पर 20,000 रुपये अर्थदंड लगाया गया। वहीं जिम, बोरा क्लब और मैकडोनल्ड्स समेत अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया गया। नगर निगम ने प्रतिबंधित कोयले के तंदूर बंद होने तक कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। आज भी लगातार प्रयास जारी है एनजीटी के अंतर्गत कोयले की भट्टी के खिलाफ। इसी क्रम में फतेहाबाद रोड स्थित और ताजनगरी सेकंड पर 2 सेंट कैफ़े है और एक दूसरा कौन, रोमियो लेन, इन दोनों के खिलाफ एनजीटी के अंतर्गत एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की जा रही थी इनके द्वारा कोयले की भट्टी का यूज़ करके। तो दोनों के खिलाफ टोटल 30,000 का जुर्माना वसूला गया है और ये लगातार प्रयास अभी जारी है। अगली खबर का रुख करते खबर बुलंदशहर से, जहां सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सिरपुर गांव में ट्यूबवेल में करंट उतरने से दंपत्ति की मौत हो गई। हादसे में 56 वर्षीय भगवान दास करंट की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने पहुंची 54 वर्षीय पत्नी धर्मपति भी करंट की जल्द में आ गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहरा मचा हुआ है। अगली खबर का रुख करते खबर रामपुर से, जहां मिलक में बजरंग दल नेता सूरज पटेल की मौत होने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। शव मिलने के बाद समर्थकों ने शव सहित थाने पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया, जिसके बाद पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता आदेश शंखधार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। बजरंग दल नेता का शव पेड़ से लटका पाया गया था। माना जा रहा है कि सूरज पटेल ने आत्महत्या कर ली। हालांकि समर्थकों सहित परिजन आत्महत्या की थ्योरी को नकार रहे हैं। फिलहाल देश की बातों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का